सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं करियर एंडेवर के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहां पर अगेन हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और टॉपिक आज भी हमारा होने जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन। पिछले सेशंस के अंदर में हमने ट्रांसक्रिप्शन को भी डिटेल के अंदर में देखा अलोंग विद आप कह लीजिए कॉन्सेप्ट्स। तो पिछले दो सेशन जो रहे हैं ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन को डेडिकेटेड रहे हैं और उससे पहले हम डीएनए ऑर्गेनाइजेशन भी देख चुके हैं। अगर किन्होंने वो पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप उन्हें देख लीजिएगा। और आज हम लोग यहाँ पर उसी पैटर्न को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्रिपरेटरी सेशन और इनके साथ साथ अपडेशन वीडियो भी रेगुलर तौर पर, जो आपको हमेशा एक कदम आगे रखते हैं आपके एग्जामिनेशन की तरफ में, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, शेयर करिए इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स साथ में, और अगर सेशन अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रांसक्रिप्शन को लेकर आज हमारा तीसरा सेशन होने जा रहा है। पिछले सेशंस में जिस तरीके से हम सेक्शन बी हो या सी हो दोनों के ही क्वेश्चन को डिटेल में देख रहे हैं, यही क्रम हमारा आज भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन अपना काफी लार्ज टॉपिक है। तो चलिए अब हम यहां पर बिना देरी किए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का आपका पहला सवाल जो सीधे आपको सेक्शन सी की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा है इसकी। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें इसके अंदर में इस तरीके से प्लांट करी गई होंगी जहां पर आपको कुछ एनालाइज करना होगा। तो चलिए मेरे साथ में मिलकर ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, ताकि हमारे माइंड के अंदर क्लियर छवि बने कि हमसे ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले बात, टोटल आरएनए वाज आइसोलेटेड सेपरेटली फ्रॉम साइटोसोल एंड न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल ग्रोइंग इन अ सेल कल्चर। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमें बता रहा है कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करी गई है जिसके तहत जो टोटल आरएनए जो पाए जाते हैं वेदर साइटोसोल के अंदर या न्यूक्लियाई में, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, ह्यूमन सेल की। और ह्यूमन सेल कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो दोनों पोर्शंस हैं, साइटोसोल हो या न्यूक्लियाई, उनके अंदर जितने भी आरएनए हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, ठीक है। Each sample was mixed with purified denatured fragment of a DNA। और फिर जो साइटोसोल वाला आरएनए है और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर वाले आरएनए है, इनको यहां पर अलग अलग डीनेचर्ड प्यूरिफाइड डीनेचर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए उसको क्या कर लिया जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड, और फिर उनको रखा जा रहा है इन आरएनए के साथ में अलग अलग, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ये डीएनए क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ लार्ज इंट्रॉन ऑफ अ हाउसकीपिंग जीन। तो क्या मतलब समझे आप, सपोज करो ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है। इस जीन में कुछ रीजन ऐसा है बीच में जो इंट्रॉन को कोड करेगा, बाकी जो पास का रीजन है वो एक्सॉन को कोड करेगा। ई से मैं एक्सॉन शो कर रहा हूं और आई से इंट्रॉन शो कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इतना जो पोर्शन है ना आई का, ये समझो बस, जो ये आई का पोर्शन है इतना इतना ही डीएनए लिया गया बस, ये समझो चीज। ये आई वाला जो डीएनए ना बस यही लिया गया है आई, ठीक है। और इसके साथ आरएनए को, जो साइटोसोल के हैं या न्यूक्लियाई के हैं, उन आरएनए को एक तरीके से हाइब्रिडाइज कराना। दरअसल देखिए, जब आरएनए और डीएनए पेयर कर रहे होते हैं तो साधारण भाषा में तो हम पेयरिंग कह देते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जा सकता है इसे, या फिर अनिलिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्ज इंट्रॉन ऑफ हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन कैसी होती हैं, वे जीन जो नॉर्मल कंडीशन में हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। लगातार सेल को इन जीन की रिक्वायरमेंट रहती है, इनसे जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा सेल के अंदर रहती है, तो उन्हें हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। तो एक हाउसकीपिंग जीन के इंट्रॉन का डीएनए जो है, ठीक है, इंट्रॉनिक डीएनए जो है वो लिया गया और साइटोसोलिक और न्यूक्लियाई के अंदर पाई जाने वाली जो आरएनए हैं उनके साथ में हाइब्रिडाइज करवाया जा रहा है, ठीक है, एंड इंक्यूबेटेड अंडर री इंटीग्रेटिंग कंडीशन। क्या मतलब है कि चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ पेयर कर जाएं, कौन, आरएनए और डीएनए। डीएनए तो डीएनए के साथ पेयर करेगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन आरएनए भी डीएनए के साथ पेयर कर सकता है, क्योंकि आरएनए के अंदर अगर इंट्रॉन हुआ तो पेयर हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप ये चीज। देखो जैसे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारे सामने बनती है, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों अगर हैं तो इंट्रॉनिक पार्ट जो है क्या वो डीएनए के साथ पेयर कर सकता है, यस।
ठीक है। तो री इंटीग्रेटिंग कंडीशन का क्या मतलब है कि टेम्परेचर थोड़ा लो रखा जा रहा है ताकि पेयरिंग आसानी से हो सके। समझ में आई बात? चलो, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट मेड अबाउट द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी जा रही हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट हमारे सामने, आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इन प्राइमरी आरएनए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आरएनए आइसोलेट हो रहा है न्यूक्लियाई से, आरएनए आइसोलेट हो रहा है न्यूक्लियाई से, विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। जो न्यूक्लियाई से आपने सेपरेट किया वो जाकर डीएनए के साथ में पेयर कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इन प्राइमरी आरएनए। अब देखो, ये तो बात हमको पता है कि भाई प्राइमरी आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, पर यहां एक बारीक चीज पर और ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस हो रही है यूकैरियोट में हो रही है, ठीक है, इस दौरान जो प्रोसेस चल रही होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसी के साथ साथ स्प्लाइसिंग भी हो रही होती है। स्प्लाइसिंग कैसी प्रोसेस है भाई? स्प्लाइसिंग कैसी प्रोसेस है? को ट्रांसक्रिप्शनल, को ट्रांसक्रिप्शनल यानी ट्रांसक्रिप्शन के साथ होने वाली प्रोसेस है। ठीक, जैसे जैसे आप एक जगह पर ट्रांसक्रिप्शन होते हुए देखोगे, उससे आरएनए बन रहा होगा और आरएनए पॉलीमरेज से बाहर निकल रहा होगा। ये आरएनए पॉलीमरेज, तो इससे ये आरएनए बनकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। जैसे ये 5 प्राइम एंड बाहर निकला, इस पर क्या हो जाएगी? कैपिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर जितना पोर्शन और बाहर निकलेगा उसमें इंट्रॉन आया तो स्प्लाइसिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि प्रोसेस कैसी? ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग दोनों साथ चल रही होती, ठीक है ना। तो अगर ये बात कही जा रही है कि आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई से निकाला जा रहा है तो वहां पर आरएनए डीएनए के साथ में डुप्लेक्स बना लेगा। कैसे भाई? स्प्लाइसिंग तो वहां पर जैसे ही आरएनए थोड़ा सा बनकर बाहर निकला तभी स्प्लाइसिंग हो जा रही है। यानी इंट्रॉन जो है, जिस इंट्रॉन के साथ में हम सोच रहे हैं कि हमारा आरएनए पेयर कर जाएगा, हमारा आरएनए पेयर कर जाएगा, उसमें इंट्रॉन होना तो चाहिए। पर ये जो बात हमारे सामने आई ना, ये इससे अग्री नहीं कर रही है पहली स्टेटमेंट से, ठीक है। इसको हम रॉन्ग मान लेते हैं। बी पे आ जाओ, साइटोसोलिक आरएनए यानी साइटोसोल के अंदर जो आरएनए है, विल नॉट, ठीक है, यूजुअली विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो साइटोसोल में आरएनए चले गए, अब देखो साइटोसोल में आरएनए कौन से जाएंगे, आप समझ के देखो कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा हुआ, ठीक है, स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई है, स्प्लाइसिंग हो गई है, पॉलीएडेनाइलेशन भी हो गया, तब जाकर जो होती है एमआरएनए वो फिर बाहर भेजा जाता है, किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर, ठीक है। ये कह रहा है कि साइटोसोलिक आरएनए यूजुअली विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। यूजुअली का क्या मतलब है? ये कह रहा है यूजुअली, आमतौर पर नहीं करेगी। अरे भाई, करने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक स्प्लाइसिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक तो बाहर जाएगा नहीं, और स्प्लाइसिंग कंप्लीट होगी तो इंट्रॉन अब वहां पर अटैचमेंट नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट यूजुअली नहीं होनी चाहिए, ये होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो बी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं आ रही। सी को देख लो भाई, बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर आरएनए विल नॉट फॉर्म। अब देखो क्या कह रहा है, ना तो साइटोसोलिक, हम तो साइटोसोल की बात कह रहे हैं, ये तो पेयर करेगा ही नहीं। बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि को ट्रांसक्रिप्शन की बात थी। तो वास्तव में कहा जाए तो बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर आरएनए विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, दोनों में से कोई नहीं करेगा। एज ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग अकर साइमल्टेनियसली। सी स्टेटमेंट हमारी एकदम सही कह रही है बात, ठीक है। वैसे डी को भी देख लो, डी क्या कह रहा है? साइटोसोलिक आरएनए विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, हो ही नहीं सकता, ये तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है? बिकॉज अनस्प्लाइस्ड साइटोसोलिक आरएनए आर एक्सेप्शनली स्टेबल। अरे भाई, वो तो बाहर ही नहीं जाएंगे, स्प्लाइसिंग कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही नहीं है, तो हमारा सी करेक्ट है, यानी ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रू पूछा जा रहा है ना, ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ये जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की जो सिद्धांत, जो बेसिक सिद्धांत है, उस पर बेस्ड ही हमारे सामने सवाल दिया है, लेकिन जो सिनेरियो आपके सामने रखा है वो एक एक्सपेरिमेंट का है। आई होप सब चीजें आपको अच्छे से समझ में इसमें आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये लीजिए, अगेन एक एनालिटिकल सवाल, सेक्शन सी का सवाल है हमारे सामने।
और क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अब प्रोमोटर डिलीशन स्टडी, प्रोमोटर डिलीशन स्टडी क्या मतलब है? प्रोमोटर डिलीशन स्टडी का देखिए, सपोज करिए ये एक प्रोमोटर है, ठीक है, ये एक प्रोमोटर है और इससे आगे कोडिंग रीजन शुरू हो जाती है। तो प्रोमोटर रीजन में बहुत सारी साइट ऐसी होती है जिन पर एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में मदद कराएं, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, वो रहे ना रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे भी पार्ट होते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कम कर दें, ठीक है। जहां पर हम कहते हैं ना कि प्रोमोटर से तो ट्रांसक्रिप्शन होता है आगे, पर फिर भी कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जो रेट को कम कर रहे हों। आई बात समझ में? ये है चीज हमारे सामने। तो हमको अगर पता लगाना होता है कि आखिरकार प्रोमोटर का कौन सा रीजन सपोर्ट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, कौन सा रीजन कोई फर्क ही नहीं डाल रहा, और कौन सा रीजन ओपोज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, इसका पता आप लगा सकते हैं बाय प्रोमोटर डिलीशन स्टडी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इस सवाल के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कैसे ये चीज लागू होती है, ठीक है। was done in order to determine the binding site for transcription factor, ठीक है। क्या कह रहा है? A promoter deletion study was done in order to determine binding site, determine पता लगा रहे हैं binding site for transcription factors on promoter, ठीक है, which is activated on treatment with drug X, ठीक है। क्या कह रहा है? In order to determine binding site for transcription factor on promoter which is activate on treatment with drug X, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग एक्स। ये बात समझ लो, ये मतलब निकल कर आ रहा है सवाल से हमारे सामने, ठीक है ना, ये हमारे सामने बात आ रही है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जो सवाल हमारे सामने रख रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट वर मेड ल्यूसीफरेज एसे रिवील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। ल्यूसीफरेज एसे क्या है? दरअसल ल्यूसीफरेज एक एंजाइम होता है जो ल्यूसीफरिन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कलर शो करता है। तो बेसिकली आप जब ये स्टडी कर रहे होते हो, रिएक्शंस करवा रहे होते हो, इसको एक्सपेरिमेंटली जज करना चाह रहे होते हो, तो आपको पता चल जाए, आप उन चीजों को देख पाओगे तो पता चल जाएगा। अब बोलो सर इनको कैसे देखेंगे मॉलिक्यूल्स को? भाई मॉलिक्यूल्स को भले आप ना देखो, पर अगर मैं कहूं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, लाइक कंडीशन या एक्टिविटी हो रही है, तो कलरेशन आने लग जाएगा। ल्यूसीफर क्या देता है? कलरेशन देता है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अगर मैं ल्यूसीफरेज को या उसका जो विजुअलाइजेशन देने की कैटेगरी है, अगर उसको अटैच कर दूं या कहिए कोरिलेट कर दूं, जोड़ दूं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के साथ, तो क्या मुझे वो बता देगा? यस। समझ में आ गई ना बात? तो ये है हमारे सामने, तो नेट जून 2014 का वो सवाल है। तो ये देखो, ये हमारे सामने प्रोमोटर है, ये हमारे सामने प्रोमोटर है, ठीक है। यहां से हम देखें तो ये स्टार्ट साइट है, आगे जो इसके कोडिंग रीजन है वो है। इससे पीछे अगर हम देख रहे हैं तो ये माइनस का 1800 आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर्स को हम अपस्ट्रीम लेते हैं, ठीक है। तो ये 1800 बेस पेयर है। आई बात समझ में? तो नॉर्मल कंडीशन का ये है 1800 बेस पेयर, ठीक। फिर यहां पर कुछ हिस्सा घटा दिया, मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 1210 आ रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? 590। इतना पोर्शन इस वाले में से डिलीट कर दिया गया और फिर देखा जा रहा है रेट। समझ रहे हो ना? इस तरीके से जैसे कुछ बिना डिलीट किए क्या रेट आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन का वो देख लिया, फिर कुछ रीजन हटाया और फिर जितना रीजन बचा उसको कोडिंग जीन के साथ में रखकर और फिर लिया गया ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ कुछ पार्ट डिलीट किए जा रहे हैं, यही है प्रोमोटर डिलीशन स्टडी, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पर 868 है, यहाँ पर 1210 है, ठीक। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आगे आपके सामने 132 132 142, ठीक है, 142, ठीक है। 1000 तक में 1200, 210, 210 और 132, यानी लगभग 342 के आसपास, ये मान लो ये 342 बेस पेयर का है, ठीक है।
फिर यहां देखें तो 432, तो 432 माइनस यहां पर, तो ये रीजन कितना हो गया, 6, 3 और 4, 436 बेस पेयर का यहां पर डिलीशन हुआ है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे कुछ कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए। अब इसका फर्क कहां देखा जा रहा है, इस चार्ट, इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है, एक तरफ में है ल्यूसीफेरेज की एक्टिविटी, ठीक है, ल्यूसीफेरेज की एक्टिविटी किस साथ में होगी जुड़ी हुई, भाई जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके साथ में, ठीक है। फिर यहां पर अलग अलग रीजन या के डिलीशन के बाद में जो रेट देखने के लिए मिल रहा है वो है, ठीक है। एक तरफ यहां पर आप देख रहे हैं CUNTD, यानी या ये क्या है, जैसे ये एक नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें जो रेट है यहां पर इसकी, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपको यहां से आ रही है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर जो डार्क कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये कब हैं, जब ड्रग एक्स की प्रेजेंस में, और प्लस ये कंडीशन, समझ रहे हो ना, इन सबके पास में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये डार्क कलर से शो हो रहे हैं। तो पहले वाला जिसमें कोई डिलीशन नहीं है और एक्स दिया गया, तो इसने क्या किया, ये देखो रेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये नॉर्मल है और ये रेट इतना बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग अच्छा कर रहा है, एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है एक तरीके से। समझ में आई ना ये बात, ये हमको दिखाई दे रहा है, फाइन। अब जब यहां पर डिलीशन कर दिया हमने, ये देखो कुछ पार्ट डिलीट कर दिया इसका, किसका, हमारे प्रोमोटर का, ये 590, मैं इसको कहता हूं रीजन ए। तो जब ए डिलीट हुआ तो ये आउटकम आ रहा है, ठीक है। जब बी डिलीट होगा तो ये आउटकम आएगा, और जब सी डिलीट होगा तो ये आउटकम, ठीक है ना, ये है सिनेरियो। तो पहले वाले को देखो, इसके मुकाबले क्या रेट यहां पर घट गई है, देखो रीजन ऑफ प्रोमोटर अगर हट रहा है तो उस रीजन पर बाइंड करने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो उसको भी तो अफेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या दिखा आपको, जैसे वो घटा रेट घट गया, इसके मुकाबले घट के आ गया ना रेट, हाँ नॉर्मल के मुकाबले बढ़ा रहा है, ठीक है, बात मान ली, लेकिन यहां पर घट रहा है ये रेट, समझ गए। कब घटता है, कैसी कंडीशन में घटता है, मैं कहूं इतना रीजन जी बहुत ज्यादा जरूरी था ट्रांसक्रिप्शन के लिए, पर ये रीजन डिलीट हो गया, तो क्या रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन घटेगी, हाँ, यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रीजन डिलीट हो तो रेट डिक्रीज होती है, लिख दें हम ये बात। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन फेवरिंग साइट, जो साइट ट्रांसक्रिप्शन को फेवर कर रही है हमारे प्रमोटर की, उसे सपोज करिए हम नाम दे रहे हैं, सपोज नहीं इसका नाम है ही एनहांसर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनहांसर्स कहा जाता है, क्लियर। तो ट्रांसक्रिप्शन फेवरिंग साइट एनहांसर, और ट्रांसक्रिप्शन सप्रेसिंग साइट, ये कैसी साइट होंगी, कोई ना कोई सप्रेसर बाइंड कर रहा होगा यहां पर, तो इन्हें कहा जाता है साइलेंसर, क्या कहा जाता है इन्हें, साइलेंसर रीजन कहा जाता है, ठीक है। अब इस सिनेरियो को देखकर जिसके डिलीशन से रेट घट जा रहा है, क्या वो रीजन ट्रांसक्रिप्शन के फेवर में था या ट्रांसक्रिप्शन विरोध में था, अरे भाई फेवर में था, फेवर में था इतना पोर्शन, तभी तो रेट इतना हाई था, जैसे ये हटा रेट घट गया, आई ना बात समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि रीजन ए पर होना हो एक्टिवेटर बाइंड करता है, समझ रहे हो ना, रीजन ए पर एक्टिवेटर बाइंड करता है, हम ये कह सकते हैं। फिर ऐसे ही आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला रीजन 342 का डिलीशन हुआ, और इसके डिलीशन से तो भाई साहब इतना कम हो गया रेट, नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर गया है, यानी ये रीजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बी को अगर मैं कहूं तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीजन, ये हमको समझ में आ रहा है यहां से।
इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी रेट इतना ज्यादा गिर गया। ठीक है, फिर आगे देखें हम, तो आगे में अगर आप देखो ना तो मामूली सा बढ़ा है, ये देख रहे हो, मामूली सा बढ़ा है। अगर मैं देखूं तो माना जा सकता है अगर किसी सिचुएशन के अंदर में तो बहुत मिनिमल बढ़ा है। ठीक है, अब बढ़ कैसे सकता है, हम तो डिलीट कर रहे हैं, बढ़ कैसे सकता है अगर इस सी रीजन के ऊपर कोई साइलेंसर बाइंड कर रहा हो, साइलेंसर साइट। क्यों भाई, अगर साइलेंसर साइट ही हट गई तो जो सप्रेस करने वाला जो भी प्रोटीन होगा वो बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं कहूं अगर मैं एक काम को रोकने वाला हूं, मैं एक काम को रोकता हूं, तो जब मैं नहीं रहूंगा तब वो काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वैसी ही बात है, समझ गए ना। तो ये हमारे सामने आउटकम है। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब आ रहे हैं हम सवाल पर। तो देखो कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मेड, क्या क्या कहा जा सकता है। रीजन बिटवीन 1800 एंड 1210 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर। ठीक है, ये है। बी को देखें, रीजन बाइंडिंग 868 से 1210 के बीच में बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, और रीजन बिटवीन 868 से 432 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, रीजन बिटवीन 1210 एंड 868 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर। ये हमारे सामने, अब इनमें से क्या चीज ट्रू है ये बताना है। ठीक है ना, तो चलो ऑब्जर्व करते हैं। ए पे हमने क्या कहा भाई, यहां पर हो ना हो एक्टिवेटर बाइंड करता है। ठीक है, जैसे हटा रेट गिरी। ठीक है, तो मैं कह दूं भाई रीजन बिटवीन 1800 एंड 1200 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर, सही होगा। यस, ये वाली बात सही होगी। रीजन बिटवीन 868 एंड 1210 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, देखो जरा 868 से, हाँ 868 से, ठीक है ना, 1210 से 868, ऐसे कहो 1210 से 868, ये वाला यहां पर ये बोल रहा है, यहां पर क्या बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर। अरे नहीं भाई, यहां पर तो एक एक्टिवेटर था, देख रहे हो हटते ही कितना ज्यादा घटा है, तो यहां तो कोई ना कोई एक्टिवेटर ही कर रहा था। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। आ जाओ सी को देखो, रीजन बिटवीन 868 432, 868 432 के बीच में क्या है, यहां पर साइलेंसर है कोई ना कोई। रीजन बिटवीन 868 432 कंटेन बाइंड साइड और रिप्रेसर, रिप्रेसर ही तो बाइंड करता है साइलेंसर साइड पर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही हो रही है। ठीक है, फिर डी को देखो, रीजन बिटवीन 1210 एंड 868, ये शुरुआत की बात कर रहा है, 1210 868 इसके बीच में ये कर रहा है, यहां पर कोई एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है ना भाई ना। वेट वेट वेट, 868 1210, दोबारा देखें, 868 से 1210, यहां पर कोई एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है। रीजन बिटवीन 1210 से 868 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर, ये तो बात सही तो आ रही है भाई। 868 से 1210, यही ना, 1210 से 868, 1210 868, इस पर एक्टिवेटर, हाँ भाई एक्टिवेटर तो है भाई, ये वाली सही समझ में आ रही है। तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया यहाँ पर, रीजन बिटवीन 868 432 कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, एक बार देखे जरा, 868 432, 868 ये रहा, 432 ये रहा। अरे भाई इस रीजन पर क्या बाइंड कर रहा है, अच्छा वेट 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 वेट, 838 432 पर गया, तो ये वाला जो रीजन है ना साइलेंसर साइड, ये देखो बहुत मिनिमल है। ठीक है, ये बहुत मिनिमल है, शायद तक ये वैसे ही आ गया होगा, ये है ही नहीं दरअसल शायद तक। ठीक है ना, तो यहां पर भाई कोई साइलेंसर नहीं है, ये कोई ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट ही नहीं है मेरे ख्याल से, साइलेंसर नहीं है यहाँ पर, ये साइलेंसर नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाली स्टेटमेंट हम सही नहीं कह सकते, सी वाली। ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग क्या बराबर सी है, मेरे ख्याल से शायद ड्रॉ करने में ही थोड़ा सा हो गया होगा ऊपर नीचे, पर ए और डी फिर हमारे करेक्ट आ रहे हैं, तो हमको सी आंसर राइट लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ये स्टेटमेंट आ रही है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व हमने यहां पर करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हमको लग रहा था ये। ठीक है, इतना है नहीं, ये लगभग बराबर, ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या, कि इस रीजन का वास्तव में कोई महत्व ही नहीं है, हट भी गया
तो फर्क नहीं आ रहा, हट भी गया फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए ना, ये चीज है। क्लियर बात? तो ये हमारे सामने आ गया हमारा आंसर सी, ये करेक्ट है। चलें नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, हिस्टोन एसिटाइलेज एंड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आर रिक्रूटेड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमेटिन बाई। क्या कह रहा है कि जो हिस्टोन एसिटाइलेज है, अब किन्हीं स्टूडेंट को अगर हिस्टोन एसिटाइलेज नहीं पता हो तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया था डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का, उसके 2 सेशंस मैंने लिए थे, मैंने आपको बताया है वहां पर कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के अंदर में हिस्टोन एसिटाइलेज का क्या काम है। ठीक है, तो एसिटाइलेज बेसिकली मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो एसिटाइलेज क्या है, एक्टिवेट करता है जीन, वो जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। तो हिस्टोन एसिटाइलेज यहां पर लिख लो भाई, जीन एक्टिवेशन ये हो रहा है। एंड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आर रिक्रूटेड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमेटिन, ये रिक्रूट होते हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमेटिन पे, किसके जरिए, बाई, कौन कर रहा है, क्या ये जीन एक्टिवेटर प्रोटीन है, क्या ये स्पेसिफिक प्रोमोटर सीक्वेंस है, हिस्टोन एसिटाइलेज नहीं भाई सीक्वेंस, फिर तो ऐसी बात अगर हो गई, अगर सीक्वेंस पढ़ के आने लग गए तो कोई रीजन जो है डीएनए का हमेशा के लिए ऑफ रहेगा, कोई रीजन हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ जीन जो हैं कभी एक्टिव हो जाएंगे कभी सप्रेस हो जाएंगी। अरे यही तो कमाल है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कंडीशन डिपेंडेंट है, जब जरूरत है तब एक्सप्रेस होते, तब नहीं होते तो नहीं होते। तो ऐसे में सीक्वेंस पर बेस्ड ये नहीं हो सकता, तो इतनी तो बात नहीं है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेज, क्या कह रहा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेज। तो देखो फॉस्फोराइलेशन दरअसल ऐसी एक्टिविटी है जिसके कारण से जीन एक्टिव भी होती हैं और सप्रेस भी होती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग करता है उस प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, पर हम बहुत श्योर नहीं है इस बारे में। ठीक है, पर कुछ मिला के कह सकते हैं कि भाई इनएक्टिवेट ही होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं तो ये वाली सपोज फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेज अगर ये इसको इनएक्टिवेट करती है तो ये तो भाई जीन को एक्टिव नहीं करवाएगा। फिर डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, नहीं ये भी भाई ए हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कह रहा है हमको जीन को एक्टिवेट करना है तो जीन एक्टिवेटर प्रोटीन को लाएंगे, ये सीधी बात। ठीक है, जिसकी जरूरत है उसी को लाया जा रहा है, तो ए स्टेटमेंट हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर बाय डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को हमेशा पूरे ध्यान से पढ़ो क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज ये, जैसे अब लास्ट के क्वेश्चन के अंदर में पिछले से पिछले में से यूजुअली लिख रखा था। ठीक है, 100% होगा भाई। ठीक है ना, ये चीज है। तो ऐसे बारीक बारीक जो चीजें हैं ना वो डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर, जब प्रोमोटर एक्टिवेट हो जाए बाय द डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी, किसके जरिए, डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी के जरिए। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर बाय डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये देखो। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी से एक्टिवेशन हो रहा है प्रोमोटर का। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, एक को एक्टिवेटर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, को एक्टिवेटर। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में मिलकर जीन को एक्टिवेट करवाएं। समझ रहे हो, ये है क्लियर। इज रिक्रूटेड एट द रीजन targeted for transcription which in turn create a binding site for chromatin remodeling complex। क्या कह रहा है अब ये, ध्यान से पढ़ते चलो, सेंटेंस बन रहा है क्या। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर बाय डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोर एक्टिवेटर इज रिक्रूटेड एट द रीजन। ठीक है, जब प्रोमोटर एक्टिवेट हो गया, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर, ठीक है, को एक्टिवेटर के आने से, ठीक है, इज रिक्रूटेड एट द रीजन टारगेटेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो को एक्टिवेटर आ रहा है एट टारगेट साइट। ठीक है, टारगेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन विच इन टर्न क्रिएट अ बाइंडिंग साइट फॉर क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसके कारण से, इस को एक्टिवेटर के कारण से क्या बन रहा है यहां पर, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, CRC
बाइंडिंग साइट क्रिएट, ये बनाया है इसने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ को एक्टिवेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो आखिरकार ये जो को एक्टिवेटर है, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसने इसको रिक्रूट करवाया, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो बेसिकली जो यहां पर हो रहा है काम, वो क्या हो रहा है, जीन के एक्टिवेशन का ही हो रहा है भाई। किसका हो रहा है, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर, ठीक है ना, प्रोमोटर एक्टिवेट हो रहा है भाई। अच्छा वेट, एक्टिवेट हो रहा है प्रोमोटर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर बाय डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अ को एक्टिवेटर। वेट 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 भाई, सेंटेंस मैंने शायद यहां पर सही से देखा नहीं है। बात ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की नहीं है, बात है यहां पर को एक्टिवेटर की। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर बाय डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, after activation of a promoter by DNA binding activity of transcription factor, a co-activator is recruited at the region target for transcription, ठीक है, which in turn create a binding site for chromatin remodeling complex, ठीक है। Which one of the following activity of the co-activator is responsible for recruitment of chromatin remodeling complex, ठीक है। तो हमको यही समझना होगा भाई कि यहां पर जीन एक्टिवेट हो रही है डीएक्टिवेट, इसके अंदर जवाब छुपा है हमारा। हमको बस ये यहां पर निष्कर्ष निकालना है कि जीन एक्टिवेट हो रही है या इनएक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। एक्टिवेट या इनएक्टिवेट, दोनों में से कौन सी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहां पर सिनेरियो जैसे बन रहा है, एक्टिवेशन हो गया है प्रोमोटर का आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोमोटर, और को एक्टिवेटर ही है ये, ठीक है भाई, को एक्टिवेटर ही है। तो कुल मिला के ये भी क्या करवाएगा, जीन को एक्टिवेट ही करवाएगा। क्या करवाएगा, जीन को एक्टिवेट करवाएगा। तो एक्टिवेट करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो सकती है एक्टिविटी, एसिटाइलेज एक्टिविटी। तो दो एक्टिविटीज यहां पर काम कर सकती हैं जीन को अगर एक्टिवेट कराना हो तो। जीन एक्टिवेट कब होंगी, पहली चीज एसिटाइलेशन और दूसरा डीमिथाइलेशन। ये बात आप एकदम याद रख लो चीज को। जीन एक्टिवेट कब होगी, एसिटाइलेशन से और डीमिथाइलेशन से। और जब जीन को सप्रेस करने की बात आए तो क्या होगा, मिथाइलेशन से सप्रेस होगी या डी एसिटाइलेशन से सप्रेस होगी, ठीक है। चलो, तो हिस्टोन डी एसिटाइलेज एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, ये तो जीन को ऑफ करा देगी। हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ये भी नहीं, क्योंकि मिथाइलेशन से भी इनएक्टिव होगी जीन। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यस, एसिटाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और फिर डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ये भी नहीं भाई, सी होगा हमारा इसका राइट आंसर। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज से भी सप्रेस होती है जीन, यहां पर एक्टिवेटर है, को एक्टिवेटर है, तो एक्टिवेट करेगा और सी इसकी एक्टिविटी है, ठीक है ना। इसी के कारण से ये जो सीआरसी है उसको बुला रहा है। क्लियर ना बात। तो जो हमको ये अगर पता है तो बस इनमें से छांट कर हमने कर दिया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। प्रायर टू ट्रांसक्रिप्शन क्रोमेटिन चेंजेस फ्रॉम एन इनएक्टिव स्टेट टू ए एक्टिव स्टेट। क्या कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से पहले क्रोमेटिन बदल जाता है फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट, ऑब्वियस जरूरी है भाई इसके लिए, बाय वेरियस फैक्टर इन अ स्टेप वाइज मैनर, ठीक है, एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इनिशियल स्टीप, ठीक है, इनमें से कौन इन्वॉल्व है, इनिशियल स्टीप ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ क्रोमेटिन लूप, ठीक है। जब ऐसे एक्टिवेट होना हो तो इनमें सबसे पहले काम कौन करेगा, ठीक है। तो देखें जरा भाई कौन कौन क्या क्या कर पा रहा है यहां पर। एचएमजी, इसकी बात करें तो ये क्या है, हाई मोबिलिटी ग्रुप होती है, हाई मोबिलिटी ग्रुप किसका हिस्सा होता है, ये स्कैफोल्ड का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, स्कैफोल्ड का हिस्सा होता है। और स्कैफोल्ड क्या है, दरअसल जब हमारा डीएनए कंडेंस हो रहा होता है, ठीक है, हमारा डीएनए क्या हो रहा था, कंडेंस हो रहा होता है। तो आपने सुना होगा कि डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुका होता है कब, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में जब बहुत ज्यादा कंडेंस होता है ना, तो कंडेंसेशन
किसके इर्द गिर्द होती है? इसी स्कैफोल्ड। ये किसका है? प्रोटीन का स्कैफोल्ड है। क्या है ये? प्रोटीन स्कैफोल्ड। तो ये जो एचएमजी है ये उसका हिस्सा है। ठीक। क्या ये यहां पर एक्टिवेट करवाने में क्या मददगार हो सकता है? नहीं भाई। कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर में कोई भी रीजन क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है। और जब वो कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन हो रहा है तब वो ओपन होता है। तो जब हमारा डीएनए ओपन रहेगा तब उस पर जीन एक्टिवेट होंगी, तभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को पहचान पाएंगे ना। हाँ। लेकिन जब कंडेंसेशन होती है तो नहीं। यानी कि एचएमजी वाला जो बात है ये तो अपोजिट बात कर रहा है भाई, ए नहीं हो सकता। फिर देखो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग। ठीक है। तो भाई जी ट्रांसक्रिप्शन में पहली बात, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन में रोल ही नहीं है। हाँ बोलो सर ऐसे कैसे? हाँ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग का काम रेप्लिकेशन में होता है भाई। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन बबल काफी बड़ा होता है। ठीक है। जब एक डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है उसके बाद भी बहुत सारा रीजन है ऐसा बचता है जो कि सिंगल स्ट्रैंड हो, तो उसके साथ में ये बाइंड करता है। समझ रहे हो ना? ये देखो ऐसे मैं अगर दिखाऊं, सपोज करो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये बाकी रीजन पर कौन बाइंड करेगा? बाकी रीजन पर ही तो एसएस ये बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन बबल बहुत छोटी होती है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बहुत छोटी होती है, और बल्कि एग्जैक्ट कहूं तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही होती है, उसकी एक्टिव साइट पर ही होती है। तो बाहर वो सिंगल स्ट्रैंड दिखती नहीं है, इसलिए एसएसबी उस पर बाइंड करते नहीं है। तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर आ जाओ डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या कह रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम? इसका तो काम ही नहीं है भाई। एकमात्र टोपो आइसोमरेज 1 हमारा बचता है। तो टोपो आइसोमरेज 1 का क्या काम है? जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगी तो आगे के रीजन में कंडेंसेशन आती, सॉरी सुपर कॉइलिंग आती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? टोपो आइसोमरेज करेगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए टोपो आइसोमरेज की जरूरत पड़ेगी भाई। डी होना चाहिए इसका राइट आंसर। आगे ना बात समझ में? बाकी को तो काम ही नहीं है इसमें। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट सवाल। वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग क्या कह रहा है? वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग एक फिनोमिना है जिसको कहा जा रहा है कि अगर वायरस इन्फेक्ट कर दे रहा है किसी सेल के अंदर तो वहां पर या उसी के वायरस के खुद के डीएनए में कुछ ना कुछ इनएक्टिवेशन हो रहा है जीन का। ये हमारे सामने बात इज अ प्रोसेस दैट टेक एडवांटेज ऑफ आरएनएआई मीडिएटेड एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, यानी कि ये होस्ट के अंदर है वायरस के अगेंस्ट। ठीक है। तो जब वायरस एंटर कर जाता है तो वायरस की एंट्री से ही जीन साइलेंसिंग किसकी? वायरस के जीन की स्टार्ट हो जाती है बाई आरएनएआई मीडिएटेड एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। जैसे मैं कहूं, सपोज करो ये एक होस्ट है, ठीक है, ये वायरस है, ठीक है, ये इसका आ गया जेनेटिक मटेरियल। तो ये कह रहा है वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग किसकी? वायरस की जीन की। ये साइलेंस हो रही है और इसके अंदर रोल किसका है? आरएनएआई। ठीक है ना? वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक एडवांटेज ऑफ आरएनएआई मीडिएटेड एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। तो आरएनएआई क्या है? आरएनएआई क्या है? पिछले सेशंस में हमने बात करी है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड एसआईआरएनए टू डिग्रेड टारगेट ट्रांसक्रिप्ट? आखिरकार कौन है जो गाइड करेगा एसआईआरएनए? एसआईआरएनए क्या है? सिंपल, सॉरी, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है ना? तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए आरएनएआई का ही कंपोनेंट है। तो भाई ये कौन कौन करेगा यहां पर इसको गाइड, ताकि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो एमआरएनए उसको तोड़ सके? क्योंकि देखो जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या है भाई? जीन का एक्सप्रेशन ना हो,
अगर मैं कहूं उस जीन के ऊपर में ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो एमआरएनए बन जाएगा। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल अगर जीन साइलेंसिंग करनी है तो आरएनएआई का रोल आता है। ठीक है, ये उस पर जाएंगी और एमआरएनए को तोड़ देंगी तो उस पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो हो गया ना, ट्रांसक्रिप्शन के बावजूद भी जीन साइलेंस हो गई, डिजायर्ड प्रोटीन जो भी होगा वो नहीं बनेगा ऐसे में। ठीक है ना, ये बात है। तो कौन करेगा? डबल एस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए? नहीं। ठीक है, फिर यहां पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अच्छा एक चीज है, अल्टीमेटली गाइड एसआईआरएनए टू डिग्रेड टारगेट। तो गाइड करे एसआईआरएनए को, कोई सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं करेगा भाई। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरआईएससी। दरअसल हमारा एसआईआरएनए जो होता है ना, ये यूं तो वैसे अगर मानो प्रिकर्सर तौर पर डबल स्टैंडर्ड होता है, पर जब ये मैच्योर होता है सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है तो इस पर एक प्रोटीन आता है, ये है आरआईएससी। ठीक है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये अब क्या करेगा, जाकर जो एमआरएनए होते हैं उनके साथ में पेयर कर जाएगा। तो ये तो आरएनए पेयर करेगा इसके साथ, ये क्या है? एसआईआरएनए है, एसआईआरएनए है ये डबल स्टैंडर्ड एसआईआरएनए है, ये प्रिकर्सर है, ये एक्टिवेट हो रहता है। तो जब ये सब पेयर कर जाएगा तो आरआईएससी बीइंग का प्रोटीन कट कर देगा, किसको? कट कर देगा एमआरएनए को, फ्रेगमेंटेड। ठीक है ना, तो आरआईएससी क्या है? एक तरह का आरआईएससी अपने आप में एक तरह का राइबोन्यूक्लियस है, लेकिन बेस्ड है किस पर? एसआईआरएनए पर। तो भाई सी हमारा ये काम कर सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन ना। सी है हमारा राइट आंसर इस सवाल का। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, इन रिसेंट ईयर जीनोम वाइड ट्रांसक्रिप्शन स्टडी यूजिंग हाई थ्रूपुट सीक्वेंस एनालाइज हैज रिवील्ड सम नोबल रिजल्ट दैट इंक्लूड। ठीक है, क्या कह रहा है कि रिसेंट में, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है भाई ये पूरा नहीं है सवाल। ठीक है, रिसेंट, अब सामने सामने क्या आ रहा है कि रिसेंट ईयर जीनोम वाइड ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करी गई है थ्रू हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। ठीक है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग का मेथड है। ठीक है, इससे पता चला है कुछ नोवल रिजल्ट जो पहले पता नहीं था। दैट इंक्लूड, क्या पता चला है? प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन बोथ इंट्रा एंड इंटरजेनिक रीजन ऑफ जीनोम। क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहते हैं दो जगहों पर। दो जगह कौन सी है? इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक मतलब क्या? जीन के मतलब जीन का अगर कोई पार्ट है तो उसके बीच में आरएनए पॉलीमरेज मिल जाएंगे, लेकिन इंटरजेनिक रीजन पर भी मिल जाएंगे। दो अलग अलग जीन है उनके बीच भी आरएनए पॉलीमरेज मिल जाएगा। ठीक है, ये कमाल की बात है, क्योंकि ये समझ के चलो आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है? जीन पर होती है, वहां ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। पर यहां पर ये इंटरजेनिक रीजन पर भी मिल रहा है, ये हमको पता चला है। ये स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन से मिल रही है, हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ, वैसे इसके लिए मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो दो जीन हैं, जीन 2, जीन 1। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर भी मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड पे आ जाओ, एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए कौन से हैं? बेसिकली एमआरएनए को छोड़ दो तो बाकी सारा ही नॉन कोडिंग है। ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए जनरेटेड फ्रॉम एमआरएनए कोडिंग रीजन। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई नॉन कोडिंग आरएनए भी बन सकते हैं एमआरएनए कोडिंग जीन्स से। ये भी देखो यूनिक बात समझ में आ रही है। ठीक है, खैर ये स्टेटमेंट आया हमारे सवाल में दे रखा हमको ये। ठीक है, तीसरा, existence of sense and antisense transcript generated from promoter and untranslated region of many annotated gene। ठीक है, यानी कि सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बन रहे हैं। जैसे एक रीजन है
उससे सपोज ये 5 to 3 बना, तो उसी के दूसरे स्ट्रैंड से 5 to 3 ये बन सकता है आरएनए। सेंस एंटीसेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट जनरेटेड फ्रॉम प्रोमोटर। अच्छा, प्रोमोटर से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है भाई। एंड अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ मेनी एनोटेटेड जीन्स, ठीक है, चलो मान लिया। आगे चलते हैं। पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ अबव रिजल्ट। अब ये बता रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक चीज समझिए, ये जो सवाल आपके सामने आए हैं दरअसल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके लाए गए हैं। आपसे जो आउटकम दिखाया जा रहा है, ये आपको निष्कर्ष निकालना है कि आखिरकार जो पता चल रहा है उसका क्या रीजन हो सकता है। तभी तो कहा जाता है कि एनालिटिकल अप्रोच आपकी चेकआउट हो रही है यहां पर, ठीक है, कितना आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलो देखते हैं। पहला ए, RNA polymerase can loosely bind to any part of genome but its affinity becomes strong only when it reaches promoter। बहुत सही बात है भाई, आरएनए पॉलीमरेज पहचानता है प्रोमोटर को, बाकी रीजन को पहचानता नहीं है वैसे वो, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो कह रही है आरएनए पॉलीमरेज लूजली बाइंड करता है, क्या ऐसा होता है? हाँ, आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर तक पहुंचा तो वहां पर बाइंड करके अच्छे से काम करेगा, लेकिन कहीं पर अगर पहुंचा, प्रोमोटर नहीं है तो हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा। पर अगर कुछ समय के लिए रहा तो बस वही कहा जा रहा है यहाँ पर। तुम कुछ हद तक मुझे लगता है पर होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। और बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू नॉन प्रोमोटर रीजन ऑफ जीनोम लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेरियस नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए। क्या कह रहा है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज नॉन प्रोमोटर रीजन के साथ में, यानी प्रोमोटर नहीं, नॉन प्रोमोटर से बाइंड करे, तो क्या वहां से छोटे छोटे, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक आरएनए बन सकते हैं। नॉन कोडिंग बनेगा क्योंकि उस पर कोई ट्रांसलेशन नहीं होने वाला। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी आरएनए क्या ये बन सकते हैं? बन सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी का एग्जैक्ट यू नहीं है कि बनेगा ही बनेगा रेगुलेटरी, पर बन सकते हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन से एसआईआरएनए बन जाते हैं भाई, और एसआईआरएनए रेगुलेट करता है, ठीक है। पर चलो सी को देखते हैं। सी, नॉन कोडिंग आरएनए आर जनरेटेड फ्रॉम एमआरएनए कोडिंग जीन्स ड्यू टू एबरेंट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। क्या कह रहा है कि भाई यहां पर जो नॉन कोडिंग आरएनए बने, किससे? एमआरएनए कोडिंग जीन से। ये हुआ क्यों? ड्यू टू एबरेंट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन सही से नहीं हुआ, टर्मिनेशन सही से नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हो गया कि नॉन कोडिंग आरएनए बन गया। क्या ये वाली बात सही हो सकती है? क्या ये बात सही हो सकती है? इससे बहुत अग्री मैं नहीं करता। क्यों? जब एक एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यहां पॉली ए टेल मान लो, ठीक है, पॉली ए टेल मान लो। ये बोल रहा है कि एबरेंट इनिशिएशन हुआ, यानी थोड़ा आगे पीछे से, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? अल्टीमेटली जो मेन साइट है जहां से ट्रांसलेशन शुरू होगा, एयूजी, उससे पहले यहां पर साइट रहती है 5 प्राइम यूटीआर। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ भी तो ट्रांसलेशन पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर ऐसी बात कह रहा है कि टर्मिनेशन सही जगह पर नहीं हुआ, ठीक है। अरे भाई टर्मिनेशन, टर्मिनेशन भी हुआ रहता है तो उससे पहले भी 3 प्राइम यूटीआर होता है, यानी कि जितना रीजन है ना जहां से ये प्रोटीन कोड होगा, इसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है। उस पर तो फर्क पड़ ही नहीं रहा ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में कुछ गड़बड़ी या इनिशिएशन में गड़बड़ी होने से, वो तो बीच के रीजन में है। तो इससे हम बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर रहे। और चलो ठीक है, डी को भी देख लेते हैं। सेंस एंड एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट आर जनरेटेड, क्या कह रहा है? सेंस एंड एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोमोटर एंड अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। क्या कह रहा है? सेंस और एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट जनरेटेड फ्रॉम प्रोमोटर एंड अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है? यही तो है, यूटीआर। हाँ, बाय अ नोवल मैकेनिज्म ऑफ बाई डायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, क्या कह रहा है? सेंस एंड एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोमोटर एंड अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स।
भाई a novel mechanism of बाई डायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन। भाई बाई डायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन, देखो एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि सेंस एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बाई डायरेक्शन से तो नहीं होने वाला, एक बार में होगा एक ही। समझो, मैं अगर ये कहूं यह है 5 प्राइम, यह है 3 प्राइम, यह है 3 प्राइम, यह है 5 प्राइम, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि यहां पर इधर भी और इधर भी ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाए एक बार में। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है एक स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट पढ़ेगा और उसको बनाते हुए एक तरफ बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ नहीं होगा, एक बार में एक ही होता है। तो बाई डायरेक्शन नहीं होता, हो सकता है या मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बार में बाइंड करके एक डायरेक्शन में करे, दूसरी बार बाइंड करके दूसरे में करे, ऐसा हो सकता है। एक बार में बाई डायरेक्शनल नहीं होता, ये तो सिद्धांत के ही विपरीत है। तो भाई ए और बी हमारे सही लग रहे हैं हमको अभी तक के हिसाब से, तो ए के साथ हम जाएंगे, ए हमारा राइट आंसर बनेगा। समझ में आ रही है ना चीजें? क्योंकि देखो जो हमको हमारे इन प्रोटीन की जो बेसिक नेचर है उससे विपरीत काम करते हुए नहीं दिखेंगे ये, ठीक है ना? तो जो इनके नेचर के विरुद्ध जा रही है बात उसको हम नहीं मान रहे। क्लियर? तो ए मिल गया हमको हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये आ गया सिग्मा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट। अब सिग्मा क्या नहीं करता? तो सिग्मा हमको पता है रिकॉग्निशन करता है, किसके अंदर? प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। सिग्मा क्या करता है? अच्छा तभी ई कोलाई है ना, हाँ। क्या करता है? स्पेसिफिसिटी एंड रिकॉग्निशन, ये दो काम है, ठीक है। खास प्रोमोटर को पहचानता है, खास समय पर पहचानता है। तो प्रोमोटर स्ट्रेंथ, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीमरेज, टर्नओवर रेट, ये क्या कर दिया? एक सेकेंड, सिग्मा सब यूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट, ये क्वेश्चन का वो चेंज हो गया, सिंथेसिस ऑफ, क्योंकि देखो प्रोमोटर स्ट्रेंथ, प्रोमोटर स्ट्रेंथ, सिग्मा प्रोमोटर स्ट्रेंथ, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक सेकेंड, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, मुझे लग रहा है शायद सवाल कुछ ही अलग हो गया है, ठीक है, क्योंकि सेंस बन नहीं रहा है। ये देखो हमको बस ये पता है सिग्मा क्या करेगा, स्पेसिफिसिटी फैक्टर एंड रिकॉग्निशन फैक्टर, इसके बाद चाहे कुछ लगा दो वो काम ये नहीं करता, ठीक है। डीएनए से बाइंड भी कर जाता है वैसे तो। प्रोमोटर स्ट्रेंथ इज नॉट प्रोमोटर स्ट्रेंथ, कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, कुछ सेंस नहीं बन रहा, मेरे ख्याल से कुछ यहाँ मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बैक्टीरियोफाज T4 infect E. coli, बैक्टीरियोफाज T4 infect E. coli and inject its DNA inside the cell, ठीक है। बैक्टीरियोफाज T4 infect E. coli, ठीक है, बैक्टीरियोफाज है यानी क्या? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को होस्ट की तरह यूज करे, एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए इनसाइड द सेल, ठीक है, कर देगा। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन अकर्स इन 3 स्टेजेस, तो वायरल जीन जो है ये 3 स्टेज में यहां पर ट्रांसक्राइब होती है। एक है इमीडिएट अर्ली, फिर है अर्ली और फिर है लेट, ठीक है। तो ऑल प्रोमोटर्स ऑन वायरल जीनोम आर अवेलेबल। अच्छा वेट वेट वेट, ओके, ये जो है थोड़ी सी अदला बदली हो गई यहां पर, मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे इस क्वेश्चन के हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। मैं 2 टिक लगा देता हूं ताकि हम इसके साथ में पढ़ें इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर सवाल को इसको भी पूरा कर लेते हैं पहले, ठीक है। सिग्मा सब यूनिट ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट, क्या डज नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग इलोंगेशन, ठीक है। अब बन रहा है सेंटेंस, हाँ। तो क्या ऐसा होता है? इनिशिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन इस वक्त में, ठीक है, एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग इलोंगेशन, यस, तभी तो सिग्मा यहां पर रिसाइकल होता रहता है। तो भाई ये वाली बात तो, क्योंकि हमको डज नॉट बताना है, ये तो होगा,
डज नॉट इंक्रीज एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम टू द प्रोमोटर, करता है। एक मिनट, कोर कोर एंजाइम इंक्रीज एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम टू द प्रोमोटर। चलो एक बार को मैं मान लू सेंटेंस को पूरा करने के लिए सिग्मा ही रिकॉग्नाइज करता है, तो प्रोमोटर के पास में कोर को लेके जाने का काम करता है। चलो वैसे देखते हैं, कोर का वैसे हिस्सा होता नहीं है सिग्मा, ठीक है। कोर के साथ जो जुड़ जाता है तो होलो एंजाइम बन जाता है, ठीक है। बाइंड टू डीएनए, सिग्मा बाइंड टू डीएनए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ कोर एंजाइम, ये कर सकता है क्या? ना, ये तो नहीं कर सकता। डज नॉट बाइंड, ठीक है। एंश्योर स्पेसिफिसिटी, ये तो करेगा, ये करता है, ये भी चलो करता है। मैं मान रहा हूं कि कोर के साथ में खुद जुड़कर फिर एफिनिटी बढ़ा रहा है, ये चीज मानते हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। बाइंड टू डीएनए इंडिपेंडेंट ऑफ कोर, ये खुद से अपने आप से बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक खास डोमेन पाया जाता है 1.1 डोमेन, जो अलाउ ही नहीं करता इसको बाइंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक चीज समझो, कोर के साथ में सिग्मा है, सिग्मा उससे हट भी जाता है बाद में, तो क्या ये फ्री सिग्मा बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर पे? नहीं करेगा, ठीक है। यही चीज कही जा रही है इसमें, ठीक है। तो सी आएगा हमारा इसका राइट आंसर। क्लियर है? हाँ। अब ये सवाल जो है हमारे सामने, ये सवाल समझ में आया, ठीक है, कि बैक्टीरियोफाज T4 ई कोलाई है, इंजेक्ट करता है डीएनए इनसाइड द सेल एंड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन्स अकर इन 3 स्टेजेस, इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। तो ऑल प्रोमोटर्स ऑन वायरल जीनोम आर अवेलेबल, सारे के सारे प्रोमोटर अवेलेबल हैं, बट द कंट्रोल टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल के ऊपर में कंट्रोल है? ये है हमारा प्रोमोटर स्ट्रेंथ लेवल पर कंट्रोल है, भाई प्रोमोटर की अलग अलग स्ट्रेंथ है, क्या उससे कंट्रोल हो रहा है? क्या मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज से हो रहा है? क्या सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीमरेज को, या कोई नए ही पॉलीमरेज बन जा रहे हैं? या फिर टर्नओवर रेट जो है आरएनए सिंथेसिस की, ये यहां पर इफेक्ट होती है। तो भाई यहां पर अगर मैं आपको वो सिनेरियो बताऊं, ये दरअसल बात किसकी हो रही है? लैम्डा फाज, ठीक है। लैम्डा फाज ई कोलाई को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज है, उसके अंदर ऐसे ही अर्ली लेट, ठीक है, जीन्स एक्सप्रेस होती हैं। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि एक खास तरह के प्रोटीन्स जो हैं, जिनको कहा जाता है एंटी टर्मिनेटर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह का रेगुलेशन देखते हैं लैम्डा फाज के अंदर में, तो हमको पता चलता है कि क्यू है, ठीक है, ये जीन का ही नाम है क्यू, एंटी टर्मिनेटर के रूप में काम करता है, एन है, ठीक। तो ये एंटी टर्मिनेटर रूप में काम कैसे करेंगे? ये जाकर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाते हैं। तो जो बात आप देख रहे हो ना, मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, ये घटना घटती है वहां पर। बी होगा यहां पर इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद बाइंड किया और एंटी टर्मिनेटर तरह काम किया। जो आरएनए पॉलीमरेज पहले टर्मिनेट कर जा रहा था एक जगह पर ट्रांसक्रिप्शन को, अब नहीं करेगा, तो इसी कारण से वहां पर लेटर ऑन जो जीन होती है वो एक्सप्रेस होने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन बनता है इनके बीच में। तो बी हमारा राइट आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। नेट 2013 के अंदर पूछा गया सवाल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये आगे हमारा अगला सवाल, ठीक है। यू आर वर्किंग विद एन इन विट्रो, अब हम यहां पर वर्क कर रहे हैं, कुछ आपके सामने अगेन एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट रखा जा रहा है। यू आर वर्किंग विद एन इन विट्रो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, ठीक है, विच प्रोड्यूस, कैसा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिस्टम? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है ना, यानी यहां पर कैपिंग भी होगी, स्प्लाइसिंग भी होगी और पॉलीएडेनाइजेशन भी होगा, सब चीज है। विच प्रोड्यूस बोथ कैप्ड एंड अनकैप्ड एमआरएनए। पर ये देखो यहां पर दो तरह के आरएनए बने हैं, कैप्ड बना है और अनकैप्ड भी बना है, ठीक है। होगा कुछ कि बन गया। यू इंक्यूबेटेड दीज एमआरएनए विद मैमेलियन सेल न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट। आपने क्या किया कि इस एमआरएनए को, अब जो मैमेलियन न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट था, यानी कि जो न्यूक्लियस का आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म है बेसिकली, तो उसके अंदर में सब तरह के आप कहिए कि डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, सब कुछ मौजूद होगा वहां पर, ठीक है ना। उसके साथ में आपने रख दिया, एंड देन क्वांटिफाइड द डिफरेंट प्रोडक्ट एज शोन बिलो, और फिर हमने क्वांटिफाइड किया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट? यहां पर चार है आपके सामने, 1 2 3 4। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता दूं, ये प्री एमआरएनए के लिए यहां पर क्लीन जो है ये रीजन ये दर्शाया जा रहा है, स्प्लाइस्ड एमआरएनए के लिए ये दर्शाया जा रहा है, और पॉली एडेनाइलेटेड एमआरएनए के लिए ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ एमआरएनए आपको कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कैप्ड, जो कैप्ड हैं उनमें आपको प्री एमआरएनए कम दिखेंगे, स्प्लाइस्ड ज्यादा दिखेंगे, और पॉली एडेनाइलेटेड ज्यादा दिखेंगे,
ये है इसमें कहने का मतलब। कब? जब उसको मैमेलियन सेल न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट के साथ रखा है, ठीक है ना। ये बात तो ऑब्वियस तौर पे भाई उसी के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए और पॉलीएडेनाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, तो होगा। फिर अगर अनकैप्ड है तो प्री एमआरएनए ज्यादा। भाई अगर अनकैप्ड है तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर जो फर्दर की प्रोसेसिंग है, हमने पहले ही बात करी, कैपिंग अगर अच्छे से हुई है तो स्प्लाइसिंग अच्छे से होगी, ठीक है। अगर कैपिंग अच्छे से नहीं हुई तो फिर स्प्लाइसिंग भी अच्छे से नहीं होगी। तो देखो, अगर प्री एमआरएनए ज्यादा है तो कम आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, अनकैप्ड, और कम ही दिखाई दे रहे हैं पॉलीएडेनाइलेटेड, सॉरी अनस्प्लाइस्ड। ये स्प्लाइस भी कम मिले हैं और पॉलीएडेनाइलेटेड और कम मिले हैं, क्योंकि एक के बाद एक प्रोसेस होती है ये, ठीक है। तो वैसे देखो पहला ही यहां पर सही तरीके से बता रहा है, हालांकि देख लो बाकियों को भी देख लेते हैं। कैप्ड के अंदर में प्री एमआरएनए ज्यादा, क्यों भाई? अगर कैप्ड है तो अगली प्रोसेस आगे बढ़ेगी, स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात जस्टिफाइड नहीं है इसकी। इस पर आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या देखते हैं, कैप्ड वाला प्री एमआरएनए स्प्लाइस्ड काफी ज्यादा है पर फिर पॉली एडेनाइटेड कम है, ऐसा क्यों भाई? जैसे बनेगा तो उसके बाद में पॉलीएडेनाइजेशन हो जाएगा, इतना कम होने का तो कोई रीजन समझ में नहीं आता। और अनकैप्ड में प्री एमआरएनए इतना, पर स्प्लाइस्ड कैसे? जस्ट उसके बाद की प्रोसेस इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती है? नहीं। फोर्थ को देखो, यहां पर अनकैप्ड में देखें, अगर हम कैप्ड में देखें प्री एमआरएनए बहुत कम है, स्प्लाइस्ड है और पॉली एडेनाइटेड और भी ज्यादा है। ये जो डिफरेंस है बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है, देखो चढ़ते के क्रम में होगा, ठीक है, अगर कैप्ड है तो। क्यों? क्योंकि प्रोसेस आगे तक जाएगी, ठीक है, आगे तक जाएगी। फिर अनकैप्ड देखें तो प्री एमआरएनए, फिर इससे भी कम और इससे भी कम। देखो एक स्तर पर, एक स्तर पर, ठीक है, ये गैप जो है बहुत ज्यादा है, पहली बात तो ये गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऑल दो अगर आप देखो ना तो जो हमको करेक्ट लग रहा है उसके साथ फोर खाली इस गैप के कारण से अलग दिख रहा है। अगर मैं ये इसको और ज्यादा करता ना, बस ये एग्जैक्ट वैसा ही होता, ठीक है ना। पर मुझे जहां तक इसका डेटा जितना मिल रहा है, ठीक है, कि भाई कैप्ड है तो आपको प्री एमआरएनए कम मिलेंगे, स्प्लाइट्स ज्यादा मिल रहे हैं और पॉलीएडेनाइटेड भी मिल रहे हैं। अच्छा वैसे हो सकता है कहीं कम हो, भाई ए यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, इतना इतना गैप नहीं होता, ठीक है, इतना इतना गैप नहीं रहता कि स्प्लाइस तो हो गया पर स्प्लाइस कम हो गया और पॉलीएडेनाइटेड ज्यादा, अरे कहां से हो जाएगा ये, ना 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 ना, ये भी नहीं है, ठीक है। ये चीज है, तो भाई ए होगा हमारा यहां पर राइट आंसर, ए है हमारा राइट आंसर। क्लियर? और इसी के साथ आज हमारा सेशन होता है यहीं पर समाप्त। डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में काफी वास्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को देखते हैं तो कई सारे एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं जो कंपेरेबल भी हैं। और आपने आज देखा भी होगा सवाल के थ्रू कि प्रीवियस ईयर के अंदर में जो सीएसआर ने सवाल हमसे पूछे हैं वहां पर कई जगह कंपेयर करके पूछे गए, ठीक है ना। तो आपके माइंड कंपेयर, वैसे भले सवाल में आपको ना दिखाओ पर कंपैरिजन के भी सवाल मिल जाते हैं, पर आपके माइंड में कंपैरिजन जरूर चल जाता है, ठीक है। तो इसका आई होप आज के सेशन के अंदर में आपको एक अच्छा खासा व्यू मिला होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का। फर्दर आने वाले सेशंस के अंदर में अपन और भी जो आप कहिए कि क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के अब और, क्योंकि काफी सारा अपन ने यहाँ पर देख लिया है, मैक्स टू मैक्स एक और सेशन अपन लेकर आएंगे, उसके बियॉन्ड फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो, ठीक है। जाने से पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के, तो आप जरूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना होने पाए। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी सेशन से बेनिफिट हो, और अगर सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगेन अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।